यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो ले लिया मगर अब समझ नहीं आ रहा कि अब लैपटॉप कौन सा परचेज़ करें। तो चलें इस चीज़ों को डिस्कस करते हैं और वीडियो को लास्ट तक बने रहें। होपफुली वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि आपने लैपटॉप कौन सा परचेज़ करना है। दिस इज़ वेस्ली फ्रॉम एनटेक। अगर आप भी एक ऐसा बंदा है कि जो चाहता है कम पैसों में एक अच्छी चीज़ परचेज़ करना और जो कि उसका एज अ डेली ड्राइवर के तौर पे भी यूज़ हो, लैपटॉप में हमें बेसिक दो चीज़ें देखने वाली होती है कि यूनिवर्सिटी गोइंग जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कि लैपटॉप्स की सिर्फ मेनली दो कैटेगरीज, अगर आसान लफ्ज़ों में करके बताऊँ, इसके अलावा लैपटॉप में और कुछ भी नहीं है। दो कैटेगरीज वाले लैपटॉप आते हैं, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड वाले जिनको डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड भी बोला जाता है, AMD या एनवीडिया ग्राफिक कार्ड वाले भी, या फिर नॉन ग्राफिक कार्ड जिसमें इंटेल के ग्राफिक्स आ रहे होते हैं। ये दो ही मेन मेजर कैटेगरीज हैं जिनको लेके लैपटॉप को सेग्रीगेट किया जाता है। फिर उसके बाद आगे फर्दर चीज़ें आ जाती हैं, उनकी स्पेसिफिकेशन, जनरेशन और आगे बैटरीज वगैरह और गेमिंग एडिशन वगैरह, ये सारी एक्सटर्नल चीज़ें आ जाती हैं। मेन लैपटॉप में आपने जब भी लैपटॉप परचेज़ करना है तो आपने सिर्फ ये दो चीज़ें देखनी है कि अगर तो आपका काम है वीडियो एडिटिंग ग्राफिक्स से रिलेटेड और आप लोगों ने अगर यूज़ करना है अपनी यूनिवर्सिटी के किसी भी सेमेस्टर के अंदर एंड्रॉयड स्टूडियो वगैरह और साथ में फिल्मोरा, कैमटेसिया, प्रीमियर प्रो वगैरह या सीरियस किस्म की एडिटिंग वगैरह करनी, तो आपको मेक श्योर करना होगा कि जो भी आप लैपटॉप परचेज करें उसमें इंटेल नहीं AMD या एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। वो एक अलग बात है कि आपको उसका कौन सा ग्राफिक कार्ड का वर्जन या फर्दर चीज़ें चाहिए, वो टाइम टू टाइम आपको इन्हीं वीडियोज़ के अंदर हम लोग बताते रहेंगे। तो इस वीडियो का मैं कोशिश करूँगा पार्ट 2 भी जल्द से जल्द लेके आऊँ। अगर आप बेसिक डेवलपर हैं या बेसिक नहीं भी हैं, अगर आपने पूरी यूनिवर्सिटी को कम्प्लीट करना है तो आपने इंटेल ग्राफिक्स वाले लैपटॉप्स को भी यूज़ कर लेना है। उसमें ये होगा कि आपको इंटेल ग्राफिक्स के अंदर आपकी बजट जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ जाती है। अगर हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक लैपटॉप है डेल प्रिसिशन की 4th जनरेशन i7 2 GB ग्राफिक कार्ड के साथ, वो अप्रॉक्स मार्केट में मिल जाती है 45,000 के राउंड, 45 to 50,000 के राउंड, 8GB 255GB SSD के साथ। और अगर आप इसी तरह ही अगर आप 4th जनरेशन में ही लेते हैं विदाउट ग्राफिक कार्ड लैपटॉप, तो वही लैपटॉप आपका 10,000 नीचे रिड्यूस करके आपको 32-35,000 के राउंड जो मिल जाती है। तो एक तो आपका प्राइस का भी कट लग जाएगा अच्छा खासा, और साथ ही आपको मेन जो डिफरेंस पड़ेगा वो पड़ेगा आपकी कि जो आप प्रोडक्ट परचेज करें एग्जैक्ट वो वही है जो आपके लिए सूटेबल है। सही, तो मेन ये दो चीज़ों को आपने हाईलाइट करके देखना है। और इसका तरीकाकार ये होगा कि मैं साथ में एडिटर को बोलूँगा कि वो वीडियो को लगाते कि आपको ग्राफिक कार्ड किसी भी लैपटॉप में चेक करना हो तो किस तरीके से चेक कर सकते हैं। इसका सिंपल सा रूल होगा, माई कंप्यूटर के राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, डिवाइस मैनेजर में जाके आपने सिलेक्ट करना है इंटेल डिस्प्ले ग्राफिक्स को। जैसे ही आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपको शो हो जाएगा ग्राफिक कार्ड जो सा भी इस लैपटॉप में लगा होगा। इंटेल है तो इंटेल शो हो जाएगा, AMD है तो AMD शो हो जाएगा। अगर उसमें दोनों लगे हुए हैं तो इसको बोलते हैं हाइब्रिड ग्राफिक कार्ड। तो उसमें क्या होगा कि आपको इंटेल और AMD दोनों ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाते हैं और मोस्टली प्रेफरेंस की जाती है एडिटर्स की कि उनको हाइब्रिड ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप मिले। वो किस तरीके से, तो रूटीन की जो हमारी वर्किंग वगैरह होगी, ऑफिस वर्क वगैरह होगा, PPT वगैरह हम लोगों ने डिज़ाइन करनी है या फिर हमने ब्राउजिंग वगैरह करनी है, तो उसमें हमारा इंटेल का ग्राफिक यूज़ होता रहेगा। जैसे ही हम रेंडरिंग की तरफ आएंगे या फिर मल्टीपल लेयर्स की तरफ, एडिटिंग की तरफ आएंगे, तो AMD या एनवीडिया का जो ग्राफिक कार्ड है वो हमें सपोर्ट करना शुरू हो जाएगा। तो जिससे वो बहुत ज़्यादा हीटिंग टेम्परेचर्स और फर्दर इशूज़ जो उसमें क्रिएट होने के चांसेस कम से कम ही रहेंगे। मैं वीडियो को थोड़ा सा मज़ीद लेंथी करूँ तो उसमें आपने अपने लैपटॉप के अंदर जो फर्दर चीज़ें देख लेनी है कि लैपटॉप आपका थोड़ा सा लाइट वेट हो, कैरी करने में इजी हो, क्योंकि डेली बेसिस पे जब ट्रैवलिंग डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो तो आपको एक बहुत ज़्यादा अपनी बुक्स के साथ अगर आप एक गैजेट को कैरी कर रहे हैं तो अगर वो बहुत ज़्यादा बल्की होगा या वेटेड होगा तो अब वो डिफ़िकल्टी आएगी। और उसके बाद आपने इसमें चीज़ें चेक करनी है कि उसमें आपकी SSD लगी हुई हो और कितनी लगी हो, वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। और रैम उसमें मिनिमम 8GB तो होनी ही चाहिए, बाकी इससे ऊपर चली जाए तो फेयर इनफ। और उसके बाद अगर आप देखेंगे उसमें बैटरी के वाट आवर आपने देख लेने हैं कि जितने ज़्यादा वाट आवर होंगे 50 वाट, 45 वाट, 96 वाट, 80 वाट, जितने ज़्यादा वाट आवर होंगे उतना वीडियो प्लेबैक टाइम जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलता रहेगा। ज़्यादा वीडियो को अगर मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करूँ तो बेसिक में हमें यही कुछ देखने को मिलेगा। और इन सब के साथ आपकी जो है लैपटॉप की जो परचेजिंग का जो डिसीजन है वो आपका अच्छे से बन जाएगा। अच्छा, इतना सब कुछ बताने के बाद भी कुछ लोगों की ना कन्फ्यूजन है कि हम इतनी कॉम्प्लेक्स इतनी वो चीज़ों में नहीं उलझना चाह रहे, आप डायरेक्ट हमें एक मॉडल रेफर कर दें या एक ब्रांड या एक स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर हमें कोई मॉडल रेफर कर दें। तो उसके अंदर फिर आज के दिन में मैं जो सजेस्ट करना चाहूँगा वो है डेल E7400 जो कि आता है सिल्वर बॉडी के अंदर। तो इस तरीके से इसकी अपीयरेंस लुक हमें देखने को मिलेगी जो कि है टोटल एल्यूमिनियम चेसी के अंदर है। और
कंप्लीट बिल्ड इसकी एल्युमिनियम के अंदर है। काफ़ी डेल का यूनिक डिज़ाइन है। डेल कभी भी अपने आज से कोई 2 साल 4 साल पहले तक अपने लैपटॉप्स के ऊपर पैसे नहीं खर्च कर रहा था। मतलब मैं बात करूं पाकिस्तान के अंदर जो लैपटॉप्स आ रही हैं उनकी, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तो जाहिर सी बात है वो आपको प्रीमियम क्लास की सीरीज़ भी देखने को मिलती है। तो ये जितनी भी मेरी बातें होंगी वो सारी की सारी रिलेट करेंगी हमारी पाकिस्तानी मार्केट से रिलेटेड और यूज़ लैपटॉप के रिलेटेड। बॉक्स पैक लैपटॉप जो है उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा रिव्यूअर जो है वो मिल जाएंगे, मगर मेरी जो भी स्पेसिफिक क्लास है वो है यूज़ लैपटॉप से रिलेटेड, जो कि आपको पाकिस्तानी मार्केट में इजीली देखने को मिल जाता है। क्योंकि हर बंदे की जो है 2-2.5 लाख रुपए की परचेजिंग की जो पावर है वो एक लैपटॉप के लिए वो नहीं होती। तो ये वो सारे लैपटॉप है जो 20,000 से स्टार्ट होकर ऑनवर्ड्स 150 के अराउंड जो है कहीं पे भी फॉल करते हैं, और 150 के अंदर भी वो लैपटॉप होता है कि जो अगर आप बॉक्स पैक परचेज करने के लिए जाएँ तो वो तकरीबन को 3.5 लाख 4 लाख के अराउंड जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो चले अब मज़ीद बात करें वीडियो को ज़्यादा लंबा किए बगैर, तो इसमें हमें डेल 7400 की जो बॉडी हमें देखने को मिलती है टोटल कंप्लीट एल्यूमिनियम चेसी की है। और अगर हम बैक साइड की बात करें तो बैक साइड पे हमें इसकी जो पेपर वर्क वगैरह डॉक्यूमेंटेशन है वो देखने को मिलती है। विंडोज़ का बैज लगा हुआ है और इसके स्टिकर्स वगैरह लेबलिंग सारी वो हुई भी है। डेल E7400 का यहाँ पे मॉडल है और साथ में यहाँ पे लार्ज ग्रिल हमें देखने को मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए, और उसके बाद ये भी वेंटिलेशन की ग्रिल है और 2 डाउन फायरिंग स्पीकर्स की ग्रिल हमें देखने को मिल जाती है। कुछ स्क्रूज हैं और दैट्स इट। बैक साइड पे तो सिर्फ इतना ही है। और ए पैनल के ऊपर डेल का स्लिम स्लीक लोगो हमें देखने को मिल जाता है। एक और बात बताऊं, इसकी बॉडी को एल्यूमिनियम में बनाने का मकसद इसको 810 मिलिट्री ग्रेड की सर्टिफिकेशन दिलवाना है, जिससे ये लैपटॉप इस तरीके से हमारे लैपटॉप को कुछ नहीं होने वाला। ये मिलिट्री ग्रेड और साथ ही जो एटमॉस्फेयर वगैरह है हमारी इन चीज़ों, मैं देख तो लूँ हमारे पास कौन सा स्पॉन्सर है यार, बंदा डर भी जाता है। स्पॉन्सर्स नहीं है यार, अभी हम खुद चल रहे हैं। तो इसी के साथ ही वीडियो के दौरान मैं कभी करता नहीं, बहरहाल आज कह रहा हूँ यार, आप लोग वीडियो देख के तो जाते हो, लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो कि स्पॉन्सर ही आ जाए यार कोई। अच्छा, इसमें मिलिट्री ग्रेड की 8.10 की सर्टिफिकेशन में देखने को मिल जाती है, जो कि इसकी जाहिर सी बात है इसकी ड्यूरेबिलिटी को भी बढ़ाती है और हर तरह के मौसमी इफेक्ट्स को भी जो है वो कंट्रोल करती है। कि बहुत ज़्यादा हीटेड टेम्परेचर में, बहुत ज़्यादा जो कूल वेदर के अंदर भी लैपटॉप की परफॉर्मेंस कहीं पे भी लैग नहीं होती, या फिर इसका CPU जो है थ्रॉटल नहीं करता। तो मिलिट्री सर्टिफिकेशन में हमें ये एक फ़ायदा इसमें देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें इसके मज़ीद अगर राइट साइड प्रोफाइल की, तो राइट साइड प्रोफाइल पर हमें स्मार्ट इंस्टेंट लॉक देखने को मिल जाएगा, USB 3.1 Gen 1 की पोर्ट देखने को मिल जाएगी, सिम कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाएगी, 3.5mm का डुअल ऑडियो जैक हमें देखने को मिल जाएगा। और सिम कार्ड स्लॉट के साथ अगर हम बात कर ही रहे तो इसमें 4G LTE की टेक्नोलॉजी भी सपोर्ट करती है। डायरेक्ट हम लोग अपने सिम कार्ड को लेके इसमें इंसर्ट करेंगे अपना डाटा पैकेज एक्टिव करके, तो हमें किसी भी वाईफाई की या आउटर कनेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। और अगर हम साथ ही आ जाए इसके राइट साइड प्रोफाइल पे, तो DC जैक हमें देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करें साथ ही इसमें Type-C के जो जैक हमें देखने को मिलता है वो ये 3.1 Gen 1 की थंडरबोल्ट पोर्ट है, जो कि मल्टीपल डिस्प्लेस को सपोर्ट करती है, रीड एंड राइट मेमोरी को जो है वो सपोर्ट करेगी। और उसके साथ ही हमें फुल साइज HDMI पोर्ट देखने को मिल जाती है, जो कि 1.4 वर्जन के साथ आ रही होती है। और डुअल डिस्प्ले सेम टाइम में हम लोग इसे ले सकते हैं। और उसके बाद 3.1 Gen 1 की पोर्ट देखने को मिलेगी और स्मार्ट कार्ड रीडर हमें इसमें देखने को मिल जाएगा। और ये इसका कुछ प्रोफाइल है। चलें अब इसका फेस रिवील किया जाए और इसकी मुंह दिखाई हम कुछ इस तरीके से करते हैं कि डेल ने नहीं भाई इसको मुंह दिखाई कुछ नहीं मिलने वाली। जैसे हम लैपटॉप को ओपन कर रहे हैं तो इसने प्रिसेशन वाली हरकत की है, प्रिसेशन 75-30 वाली, कि जैसे हम लैपटॉप को ओपन करते हैं तो लैपटॉप नीचे से लिफ्ट होता है कुछ इस तरीके से, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसका पहला ड्रॉबैक सामने आ गया कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन को इतना अच्छा नहीं होने वाला। अच्छा चलें, 2 हाथों से ओपन करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी होता है, कुछ नहीं होता, बहरहाल ये उनमें से एक चीज़ है। तो अभी अगर हम इसको अपनी साइड पे लेके आए, जैसे ही हम इसका फेस रिवील करते हैं मुंह दिखाई तो इसकी कैंसिल होगी, ठीक है। और अगर हम बात करें अब इसकी फ्रंट बेजल की, तो जो हमें इसके नज़र आ रहा है एक्चुअल में इसका लैपटॉप 14.0 है डिस्प्ले साइज़, मगर सुपर स्लिम बेजल्स होने की वजह से ये 13.0 XPS सीरीज़ का जो लैपटॉप है ना उससे काफ़ी ज़्यादा जो है मिलता जुलता लगता है। क्योंकि इसकी अपीयरेंस पर्सन में अगर आप इसको देखेंगे ना, और अगर आप एक XPS यूज़र है तो आपको देखते ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये XPS 13 या 15 की कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा होता है। और इसके बेजल्स को 25% कम कर दिया, 25%, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है एक नंबर है। 25% इसको रिड्यूस करके सुपर स्लिम नैरो बेजल्स कर दिए गए कि जिसकी वजह से लैपटॉप
लैपटॉप में है 14.0 का, मगर हमें 13.0 का लगता है। तो मगर आप इसको एक्चुअल कैलकुलेशन वगैरह करेंगे तो 14.0 ही निकलेगा। और अगर हम बात करें इसकी मजीद, तो इसके फोरहेड पे हमें देखने को मिल जाता है IR ब्लास्टर, 2 कैंसलेशन माइक, प्राइवेसी लाइट और कैमरा सेंसर, जो कि विंडोज़ हेलो फेस सिक्योरिटी के फीचर्स को भी सपोर्ट करता है। अब आप इस चैनल को सपोर्ट कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। और आई कॉन्टैक्ट पे जाके नेक्स्ट किसी वीडियो को देखना चाह रहे थे उसको भी देख लो। अच्छा, अगर हम इसकी हिंजेस की रोटेशन की बात करें, हिंजेस की रोटेशन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, सॉलिड है। और चमन 70, चमन 100 और 72, 80, 72, 90 वगैरह की जो सीरीज़ है वो अप्रॉक्स ओपन होती है कोई 120 डिग्री के राउंड, मगर ये कंप्लीट 180 डिग्री के राउंड जो है ओपन होती है। और इसकी जो लिड है वो नीचे से, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो लैपटॉप को जैसे हम ओपन करेंगे तो ये इसके डी पैनल को टच करते हुए लैपटॉप को लिफ्ट करती है और नीचे से सी और डी पैनल ओवरलैप कर जाता है इसके ए और बी पैनल के ऊपर। जिस आसान लफ्ज़ बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो गया, आसान बताता हूँ। इसका जो कीबोर्ड वाला पार्ट है वो लिफ्ट करके स्क्रीन के ऊपर थोड़ा सा वो आ जाता है, और जैसे ही हम उसको बंद करते हैं तो वापस से ये फ्लिप करता है। और ये चीज़ होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो ये ना एक पॉजिटिव पॉइंट है ना एक नेगेटिव पॉइंट है। अच्छा, और अगर हम इसके सी पैनल की बात करें तो इसका सी पैनल वो भी कंप्लीट एल्यूमिनियम चेसी के अंदर डिज़ाइन किया गया, और जो कि काफ़ी अच्छा हो रहा है। और एक चीज़ मैं नोट करूँ कि इसमें आपको एल्यूमिनियम चेसी होने के साथ साथ कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होने वाले हैं। इसकी बॉडी कहीं पे भी फिंगरप्रिंट वगैरह कुछ भी कैच नहीं करती, डस्ट रिमूवर है, इजीली आप इसको देखिए। जहाँ पे मिलिट्री ग्रेड स्टैंडर्ड 810 की बात आ जाएगी तो वहाँ पे आपको कुछ भी वो जो है नहीं करना पड़ेगा। पर इसका सी पैनल के ऊपर हमें डेल का बड़ा यूनिक स्टाइल, बड़ा डिफरेंट कीबोर्ड देखने को मिल जाता है, जो कि स्पेसिफिक इस तरह के कटआउट में देखने को आता है। डेल कभी भी इस तरह की, जैसे कहते नहीं कि एक हरकत करता है कि यार डेल कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करता कि जो आउट ऑफ द बॉक्स जाए या लैपटॉप को बहुत ज़्यादा खूबसूरती की तरफ लेके जाए, तो डेल कभी भी पैसा अपना इन चीज़ों पे नहीं डालता। तो मगर इसमें उसने स्पेसिफिकली CNC के साथ कटआउट दिया है और इसके कीबोर्ड को बहुत ज़्यादा खूबसूरत रखने की कोशिश की है। और कीबोर्ड का जो स्ट्रक्चर है वो किसी रबर मटेरियल के अंदर आ रहा है। मैं एक्चुअल में फाइंड आउट करूँगा कि ये एक्चुअल में रबर है या प्लास्टिक है जिसके ऊपर सॉफ्ट सिलिकॉन लगाया गया, ये क्या है अभी मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा। बहरहाल इसके अंदर एक और जो चीज़ नोटिस करने वाली है वो है इसकी लाइट। जो रूटीन में जो हमें जो बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलती है वो आती काफ़ी ज़्यादा जो शार्प लाइट होती है कि 2 स्टेज होती है कि इसमें भी हमें 2 स्टेज बैकलाइट देखने को मिलती है, ऑफ, ऑन, हाई, ऑफ। ठीक है, ये 2 स्टेज बैकलाइट हमें देखने को मिलती है इसमें, मगर वो जो लाइटें हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होती हैं, वो आंखों को बढ़ती हैं। समटाइम क्या होता है कि बैकलाइट का पर्पस ही यही होता है कि अगर हम अंधेरे में विदाउट लाइट काम करें, टाइपिंग वगैरह का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहे। वो टाइपिंग एक्सपीरियंस को अच्छा करने के चक्कर में लाइट को इतना ज़्यादा क्रिस्प या शार्प कर देते कि वो हमारी आंखों को बढ़ रही होती है। मगर इसके अंदर लाइक कैमरास के अंदर जो सॉफ्ट लाइट यूज़ होती है, एग्जैक्ट वही टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ की गई है, जिसके साथ ही इसकी लाइट ब्राइटर होने के साथ साथ उसकी जो नेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गए, तो आँखों को भला लगता है। बहुत ज़्यादा जो है ना वो शार्पनेस जो है ना लाइट के अंदर नहीं है, जिसके अंदर हमारी आंखें जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और उसके बाद अगर हम बात करें इसके आर्म रेस्ट की, तो इसका आर्म रेस्ट में थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि अगर आप 2, 4, 5 घंटे की कंटिन्यूसली ऑफिस वर्किंग में टाइपिंग करते हैं तो इसकी जो एजेस हैं ये आपके आर्म रेस्ट को, पाम को यहाँ पर बाइट करना शुरू हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है एक ड्रॉबैक है। और अगर हम बात करें इसके कीबोर्ड से नीचे की, तो कीबोर्ड के नीचे हमें एग्जैक्ट इसका रूटीन से थोड़ा बड़े साइज़ में जो है ट्रैक पैड वो हमें देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्मूथ होने वाला है। और साथ ही काफ़ी ज़्यादा क्वाइट बटन जो इसके देखने को मिलते हैं। कहीं पे भी इसका जो क्लिकी साउंड है ना वो हमें देखने को नहीं मिलता। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इसका साउंड भी सुनाऊँ। मतलब मैंने माइक को ऑलमोस्ट इसके ऊपर रखा हुआ है और फिर भी जो है आपको इसका साउंड का अंदाज़ा वो हो जाएगा। अच्छा, ये इसका साउंड है। और साथ ही मैं अगर साउंड की बात कर ही रहा हूँ तो इसके कीबोर्ड की भी जो कीज़ है वो ऑलमोस्ट इसके ऊपर है और बहुत ज़्यादा स्मूथ जो है ना इसकी कीज़ है। तो रबर मटेरियल होने की वजह से बहुत ज़्यादा साइलेंट कीबोर्ड होता है और कहीं पे भी जो है हमारा टाइपिंग एक्सपीरियंस बुरा नहीं होने वाला, अच्छा ही होगा। और इसका जो टच पैड है उसको मज़ीद अगर कवर करें हम लोग, तो इसका टच पैड सपोर्ट करता है MS प्रिसेशन ड्राइवर्स को, जिससे हमारा मल्टी जेस्चर की सपोर्ट का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और अगर हम बात करें मज़ीद, तो यहाँ पे हमें विंडोज़ का जो है इसमें i7 इंटेल i7 vPro का जो बैज है हमें वो देखने को मिल जाता है। उसके नीचे ही हमें इसकी जो लाइट है, चार्जिंग की लाइट, वो देखने को मिल जाती है।
और अगर हम इसकी फंडामेंटल की बात करें तो इसमें हमें सबसे पहले देखने को मिलेगा इंटेल Core i5 8665U का प्रोसेसर, जो कि इंटेल Skylake फैमिली से आता है, जो कि आता है 4 कोर्स 8 थ्रेड्स और 8 MB स्मार्ट कैश के साथ, जिसकी बेस स्पीड आती है 1.9 हर्ट्ज। ओवर क्लॉक करने के बाद 4.8 जो है इसकी मेगाहर्ट्ज इसकी स्पीड हो जाती है। और फिर TDP इसका 15 वाट का है और 14 नैनोमीटर स्ट्रक्चर के ऊपर इसको डिज़ाइन किया गया है। और Antutu बेंचमार्क के ऊपर हमें 2.9 मिलियन के अराउंड इसका स्कोर देखने को मिलेगा, जिसका मतलब है कि CPU थ्रॉटल कहीं पे भी नहीं होने वाला। एज अ डेली ड्राइवर हमारा बहुत बेहतरीन रहने वाला है। और साथ ही अगर हम बात करें इसकी मेमोरी की, तो रैम की जो मैक्सिमम सपोर्टेज हमें देखने को मिलती है वो 64 गिग्स हमें इसकी रैम की सपोर्ट देखने को मिलती है। मगर राइट नाउ जब आप इसको मार्केट से परचेस करते हैं तो ये 8 GB और 256 GB के वेरिएंट के साथ आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे ये इसकी 256 GB का NVMe की स्टोरेज इसमें दी गई है। और साथ ही इसमें अगर आप वाईफाई की बात करें तो इंटेल वायरलेस AC9560 का जो वायरलेस मॉड्यूल है वो देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें इसकी GPU की तो इंटेल UHD 620 ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जो कि डेली ड्राइवर के तौर पे आपको बहुत बेहतरीन हाई लेवल की सीरीज एडिटिंग वगैरह पे आपको सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आपने इसको स्पेसिफिकली जो है गेमिंग या एडिटिंग के लिए लेना तो ये आपके लिए नहीं है। और आपने लो एंड पे रह के जो है गेमिंग या वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये आपके लिए मशीन नहीं होने वाली। और अगर हम इसके डिस्प्ले की बात कर ही रहे हैं तो 1920x1080 की FHD 14.0 का हमें डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। मगर डेल इसको कॉल करता है लो पावर डिस्प्ले, जिसकी वजह से ये पावर अपनी बहुत ज़्यादा कम कंज्यूम करता है। और पावर कम कंज्यूम करने की वजह से इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो 300 निट्स तो है, मगर sRGB पे कलर स्पेस की ग्रामेज जो है वो हमें 95% देखने को मिलती है। अगर आप एक ऐसा बंदा है कि जिसका काम डायरेक्टली वीडियो एडिटिंग के साथ या फिर डायरेक्ट कलर्स की कॉम्बिनेशन के साथ वो अगर खेलना चाहते हैं तो ये पैनल आपके लिए नहीं होने वाला। मगर इसमें आपको कुछ एडवांटेजेस भी देखने को मिलते हैं। इसमें आपको प्राइवेसी गार्ड भी हमें देखने को मिलता है। और इसके बाद हमें इसमें डुअल रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। जैसे हमारे मोबाइल में तो काफ़ी देर से आ रहा था, मगर लैपटॉप्स में अब आना शुरू हुआ है कि इसमें हमें जो है यहाँ पे जैसे आप एडवांस डिस्प्ले के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इसका रिफ्रेश रेट 2, यहाँ 48 का जो रिफ्रेश रेट है वो भी हमें देखने को मिलता है। और 60 हर्ट्ज का भी रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, जो कि डुअल रिफ्रेश रेट के साथ आ रहा है। और अभी तक का ये पहला ऐसा लैपटॉप है जिसको हम लोग डुअल रिफ्रेश रेट के साथ देख रहे हैं। अदरवाइज जितने भी लैपटॉप हम लोग उनको रेट करते हैं, देखते हैं तो वो सिंगल रिफ्रेश रेट के साथ आ रहा था। मैक्सिमम जितना भी हाई हो वो हाई एंड 144 हर्ट्ज भी हो वो सिंगल के साथ आ रहा होता है। इसके अगर हम मजीद फीचर्स की बात करें तो इसमें एक्सप्रेस साइन इन का फीचर या साइन आउट का फीचर जो है वो दिया गया है, जिससे क्या होगा कि लैपटॉप को चलते हुए हम लोग अगर वॉकआउट कर जाते हैं अपने टेबल के ऊपर छोड़ के तो ऑटोमेटिकली ये अपने आपको लॉक कर लेगा। और जैसे ही हम अपने टेबल पे आगे बैठेंगे तो हमारा फेस डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली लॉग इन कर देगा। तो ये एक्सप्रेस साइन इन का ये एक फीचर दिया गया। और साथ ही पावर बटन के अंदर ही हम इसका फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, जिसे हम लोग फिंगर के साथ भी इसका लॉग इन कर सकते हैं। और अगर हम साथ इसकी अगर ब्राइटनेस की बात करें तो पीक ब्राइटनेस हमें 300 के अराउंड देखने को मिलती है, जिससे हमारा इंडोर एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा होने वाला है। मगर अगर आउटडोर एक्सपोजर की बात करें तो आउटडोर एक्सपोजर हमारा बहुत ज़्यादा जो कोई इतना अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो हमें देखने को मिलेगा। हाँ, एंटी ग्लेयर होने की वजह से लाइट की रिफ्लेक्शन की जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी, मगर ये है कि ब्राइटनेस कम होने की वजह से हमें देखने में थोड़ी सी दिक्कत कहीं ना कहीं पे आ सकती है। तो ये तो कुछ इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी और नेगेटिव पॉइंट भी, दोनों चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। और इस मॉडल में इतने ज़्यादा फीचर्स होने के साथ अगर हम इसकी बैटरी लाइफ की बात करें तो बैटरी लाइफ हमें देखने को मिल जाती है अप्रॉक्स मल्टीमीडिया 14 to 15 आवर्स की। और अगर हम इसका जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है उसको ऑफ कर दे तो वैसे रूटीन में अगर हम बात करें प्लेबैक टाइम की तो हमें 4 to 5 आवर्स का जो हमें वीडियो प्लेबैक टाइम है वो हमें देखने को मिल जाएगा, जिसका मतलब है कि होल डे हमारा वर्किंग आवर्स निकल जाएंगे। ये तो है इसके कुछ फीचर्स वगैरह। और अगर हम बात करें इसकी कैमरा की तो डेल को पता नहीं क्या हो गया, इतने जो है पीले पीले कैमरास पता नहीं क्यों देने शुरू कर दिए। लगता है इसको ऊपर भी Xiaomi का इफेक्ट आ गया, क्योंकि Xiaomi जो है वो अपने मोबाइल के अंदर कैमरास की जो ह्यूमन स्किन टोन है उसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऑरेंज सा जो है ना वो दिखाता है। और डेल येलो सा शेड जो है ना वो कैमरे के अंदर आप देख रहे होंगे वो आ रहा होगा। तो बहरहाल ये इसका कैमरे का अपना रिजल्ट है। अच्छा है जो इसकी पिक्सल्स की डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब हमें काफ़ी ज़्यादा विजिबल फेस नज़र आता है और HD कैम है। मगर वो उसकी जो स्किन टोन है वो उसको थोड़ा सा जो है ना वो कहीं ना कहीं पे उसके कलर की जो पिकअप सेंस है वो थोड़ी सी जो है ना वो कहीं पे वो सही से नहीं कर पा रहा। बस एक ये चीज़ है और इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं। और अगर हम इसके साउंड की बात करें तो साउंड इसका अच्छा है। और कोशिश करता हूँ कि चलो मैं आपको दिखा ही दूँ इसका साउंड कितना आ रहा है।
के साथ इसकी फिनिश की गई है एक, और तो मिलती है जो कि एक्सटर्नल डिस्प्ले में प्रोवाइड करेगी, और थंडरबोल्ट 3 ऑप्शनल पोर्ट होती है इसमें, और फुल साइज HDMI पोर्ट मिलती है, और दो जो है 3.1 Gen 1 की पोर्ट देखने को मिलती है, जिससे एक पोर्ट इसकी पावर डिलीवरी के लिए भी सपोर्ट करेगी, और साथ में स्मार्ट कार्ड रीडर भी देखने को मिलता है। और अगर हम इसको उल्टा करें तो इसकी बैक साइड पे हमें डाउन फेसिंग स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, और ओवरऑल इसके कुछ स्क्रूज हैं वेंट। अच्छा, इसके स्पीकर्स बहुत ही बेसिक लेवल के स्पीकर्स दिए गए हैं, कोई बहुत अच्छे बहुत ज़्यादा क्रिस्प साउंड नहीं है। इसके साउंड को अगर आप 100% पे लेकर जाएंगे तो जैसे टीन का डब्बा बजना शुरू हो जाता है, उस तरीके से आपका जो है ना लैपटॉप एल्यूमिनियम जैसी होने की वजह से वैसे बजना शुरू हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि 80% से अपने साउंड को जो है ना वो ना लेके जाए। और इसके बाद अगर हम बात करें इसकी एल्यूमिनियम बॉडी के होने के साथ आपकी जो वेंटिलेशन की हीट है वो हमें फील होगी बहुत ज़्यादा, जो ना एक साइड से तकरीबन हमारे डिस्प्ले के इस पैनल के पास में बॉडी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हीटअप होनी फील हो सकती है। इसकी अगर हम पावर ब्रेक की बात करें तो 65 वाट टू 90 वाट आप दोनों अडॉप्टर्स के साथ आप इसको चार्ज कर सकते हो, और ये ईजिली चार्ज करेगा, कहीं पर भी आपको चार्जिंग थ्रॉटल जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। और अगर हम इसकी पाकिस्तानी मार्केट प्राइस की बात करें तो हमें ओवरऑल पाकिस्तान में लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह और कराची वगैरह की सराउंडिंग में ये हमें मशीन देखने को मिल जाएगी अप्रॉक्स 70 to 75,000 के राउंड, और ये मैं मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ। और मगर जो हमारी टारगेट प्राइस है वो है i7 वेरिएंट की 65,000 8GB 256GB के साथ। और ये तो थी डेल 7400 से रिलेटेड वीडियो जो जिसमें इसका रिव्यू, और अगर आप इसके ओवरऑल इसको अगर आप सम अप करवाना चाहें तो 10/9 का जो हम इसको स्कोर जो है वो दे सकते हैं, इसकी प्राइस की वजह से, इसकी परफॉर्मेंस की वजह से, और इसके एडिशनल फीचर्स की वजह से। तो स्पेसिफिक मॉडल का अगर रिव्यू चाहिए तो ड्रॉप डाउन कर दो कमेंट बॉक्स में, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो किसी उस बंदे के साथ जिसने अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो ले लिया मगर कंफ्यूज पैर रहा है लैपटॉप कौन सा लूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज वैसली साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।